हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन विद्या निकेतन ऑनलाइन वीडियो क्लासेज। आज मैं रत्नेश सर आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 जो कि वाटर से रिलेटेड है, इस चैप्टर का हम लोग स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को वाटर साइकिल यानी जल चक्र के बारे में अध्ययन करना है। इसके बारे में आप पिछले क्लास 6 में भी स्टडी इसके बारे में आप अच्छे ढंग से किए होंगे। 5 में तो हम लोग क्लास 5 में भी इसके बारे में स्टडी किए हैं। आज पुनः हम लोग क्लास 7 में इसका एक तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं, देखेंगे। लेकिन आप लोग इस पर कॉन्शियस होकर के ध्यान दें और इसको स्टडी करने से पहले, चूंकि यह वीडियो क्लास है, तो आप अपने सामने वीडियो देखने के वक्त बुक को भी रखें और बुक को, उस पैसेज को बारंबार देखते रहें जो हम वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां देखिए कि वाटर, तो जनरली आप लोग जानते हैं कि पानी जो हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ हैज रिमेन्ड द सेम फॉर 2 बिलियन ईयर्स, देयरफॉर द फ्रेश वाटर इन योर बॉटल, माने पानी जो है इस पृथ्वी पर कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले से विद्यमान है। लेकिन ये जो पानी है, जल है, इसमें जो शुद्ध जल की मात्रा जो है, जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ये काफी नगण्य है। अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ वाटर। अर्थ वाटर इज ऑलवेज मूवमेंट। द वाटर साइकिल ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन एवर एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थात ये जो जल है हमारी इस पृथ्वी पर, इसका मूवमेंट निरंतर होते रहता है, अनवरत रूप से यह मूव करते रहता है पृथ्वी के नीचे। तो दूसरा यह भी इसमें बताया जा रहा है कि यह जो जल है, यह निरंतर मूवमेंट, तो आगे चल करके हम देखेंगे यहां पर कि क्या मूवमेंट है, नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले हम लोग देख ले कि वाटर साइकिल में मुख्य रूप से इवेपोरेशन की चर्चा होती है, जिसके बारे में आप क्लास 6, 5, 4 में भी आप इसके बारे में स्टडी किए हैं। कंडेंसेशन यानी संघनन की चर्चा होती है। प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेपण की चर्चा होती है। कलेक्शन यानी संग्रहण की। उसके बाद देखेंगे कि वाटर ऑन द अर्थ यानी इस पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है, कितना परसेंट पानी जो हम लोग के पीने योग्य है यानी फ्रेश वाटर के रूप में है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का ओशंस एंड वाटर मूवमेंट, जो अभी हम जस्ट कुछ देर पहले आपको चर्चा किए थे कि भाई मूवमेंट जो है इस पृथ्वी पर जल का जो है अलग अलग मूवमेंट है, जिसमें आप कहीं देखते होंगे हाई टाइड, माने खास करके समुद्री क्षेत्र में देखते होंगे कि भाई डेली न्यूज़पेपर में या कुछ में कि मुंबई के एरिया में टाइड आ रहा है, हाई टाइड आ रहा है, लो टाइड है। ओशन करंट के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती होगी बाय न्यूज़पेपर। और उसके बाद ओशन, तो इस तरह से अलग अलग जो वाटर मूवमेंट है उसकी भी चर्चा हम लोग आगे के टॉपिक में करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख ले कि वाटर साइकिल है क्या। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इज दैट इट कैन चेंज इट्स वेरी easily. It can be found on earth in all the 3 states: solid, liquid and gases. ये आप लोग क्लास 2 में पढ़ेंगे कि भाई पानी जो है, जल, वह कितने रूपों में पाया जाता है। तो वह 3 रूप है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो एक ग्लेशियर इज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, इसके बारे में भी आपकी चर्चा हो गई थी क्लास 5 में कि moving river of ice is called glacier. It is also found in the gaseous state in the form of vapor. Vapor are present in our atmosphere. अब हम जिस एटमॉस्फेयर में है, तो उसके चारों ओर एक क्या है, वायु का आवरण है, और उस वायु में क्या है, नमी विद्यमान है, यानी वाटर वेपर उसमें विद्यमान है। The process of which water continuously change its form and circulate between land, water and air is known as water cycle. यानी पानी का जो रूप है, जब वह लैंड, वाटर, एयर, यह तीनों में कन्वर्ट होते, माने कि ठोस रूप में,
उसके बाद वेपर रूप में, गैसियस रूप में। जब यह अनवरत प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है, और इस सबके चालू रहने का कारण क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जब अलग अलग फॉर्म में इस पर अप्लाई होता है तो इसके तीनों रूप में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसी कारण द वाटर साइकिल हैज 4 मेन प्रोसेस। तो आपको हम पहले चर्चा कर दिए। अब देखिए इवेपोरेशन, सिंपल ढंग में बात 2 से 3 वाक्यों में हम इसको खत्म करेंगे। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। यानी जब लिक्विड अवस्था से तरल अवस्था से जल गैसियस अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। दिस हैपेंड व्हेन द सन हीट द वाटर इन रिवर, लेक या ओशन एंड चेंज इनटू वाटर वेपर, चेंज इनटू वेपर। यानी शुरू में फिर बोल दिए कि इन सब का कारण क्या है? सूर्य के तापमान। उसके कारण जब पानी गर्म होकर के वाष्प के रूप में कन्वर्ट होती है, या आजकल और भी कई सारे प्रोसेस हैं जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं घरों में कर करके, तो उसमें भी वही प्रोसेस होती है। माने पानी को जब आप गैस चूल्हे पे या किसी पर हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही इवेपोरेशन कहलाती है। अब हम लोग चले नेक्स्ट, कंडेंसेशन। सेकेंड टॉपिक जो इसमें आता है संघनन, उसको देखिए यहां पर। कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वाटर चेंज फ्रॉम ए गैसियस स्टेट टू लिक्विड या सॉलिड स्टेट। यानी संघनन क्या है? जब वाटर यानी पानी चेंज फ्रॉम ए गैसियस स्टेट टू ए लिक्विड, द वाटर ड्रॉप फॉर्मेड फ्रॉम कंडेंसेशन आर वेरी स्मॉल एंड दे रिमेन सस्टेनेड इन द एटमॉस्फेयर। जब वाष्प ऊपर की ओर जाती है, ऊपर जाने के बाद वह पुनः जब ड्रॉप अवस्था में, लिक्विड अवस्था में जब आने की कोशिश करती है, जब वाष्प संघनित हो जाती है, एक जगह जब जमा होती है, तो उसको हम लोग संघनन के रूप में जानते हैं। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण। अवक्षेपण एक प्रक्रिया है किसका? तो कंडेंसेशन वाटर इन द क्लाउड रिटर्न टू द अर्थ। यानी जब बादल जब संघनित हो जाती है, मानी सॉरी वाटर वेपर जब संघनित होती है तो ऊपर जाकर के वो क्या बनता है? बादल बनता है कंडेंसेशन के फलस्वरूप। और उससे जब पानी ड्रॉप आउट होकर के नीचे पृथ्वी की ओर आती है तो उससे हम प्रेसिपिटेशन के रूप में जानते हैं, यानी अवक्षेपण के रूप में जानते हैं। यह खास करके वर्षा आदि के रूप में आ जाती है यहाँ पर। और उसके बाद है कलेक्शन। जब यही वर्षा के रूप में जब पृथ्वी पर आती है लिक्विड जल, तो उसको हम विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से उसको जब संग्रह करते हैं तो उसको कलेक्शन के रूप में रहते हैं। द वाटर विच रिटर्न टू द अर्थ सरफेस इज कलेक्शन इज डिफरेंट प्लेस when rainfall on earth either gets stored as underground water या it may follow into a lake, river, ocean या sea। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वर्षा के रूप में जब यही जल पृथ्वी पर आती है तो उसको हम विभिन्न फॉर्मेट में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ये स्टोर होता है, कहीं लेक के रूप में, पॉन्ड में, ओशियन के रूप में, ये रिवर के रूप में ये स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग वाटर साइकिल के 3-4 चक्र देखें। अब हम लोग देखेंगे वाटर ऑन अर्थ, जो आपका अगला पैराग्राफ में देखिएगा। इसमें आप देखिए कि इस पृथ्वी पर आप लोग क्लास 2, क्लास 1 से आपको टीचर बताए होंगे कि कितना परसेंट है हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा, जो लगभग 75% जो आपके बुक में है। ऐसे भी कहा गया है, बचपन से हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं कि पृथ्वी के 1/3 यानी पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1/3 मान पानी से भरा हुआ है, यानी 75% जल ही जल है। About 97.3% ऑफ वाटर इज इन ओशियंस। यानी अब ये जो 75% टोटल जल हुआ उसका अप्रोक्स 97% वाटर जो है आपका 97.3% ये जो है ओशियन में विद्यमान है, माने महासागरीय जल के रूप में यह उपस्थित है, जिसका कोई उपयोग हम लोगों के लिए खास करके नहीं है। इसमें साल्ट की मात्रा इतनी ज्यादा रहती है कि इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। ओनली 2.7% इज फ्रेश वाटर। यही वाटर जो है हम लोगों का
2.7% ये फ्रेश वाटर, आप फ्रेश वाटर के रूप में प्रेजेंट है, लेकिन इसका भी हम लोग सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका भी लगभग 75% जो है ग्लेशियर के रूप में विद्यमान है, हमारे दोनों ध्रुवों पर ये विद्यमान है, या हाईएस्ट एरिया जो है माउंटेन एरिया, वहां पर वो बर्फ के रूप में विद्यमान है, रहता है। द साल्ट मेक वाटर्स आबो, ultimately the salty river water flow into ocean to sea making them salty. Out of 2.7% of fresh water, about 2% is either frozen. यानी अभी जस्ट बता रहे थे कि 2.7% में से लगभग 2% वाटर जल जो है हमारा क्या है, आइस कैप के रूप में संग्रहित है, जमा हुआ है। ओनली 0.7% यानी कि 0.7% ही हम लोगों के लिए पीने योग्य अवेलेबल है, जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में सुरक्षित है। अब यही 0.7% को हम लोग संरक्षित करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। तो इसके लिए भी कई सारे प्रोसेस हैं, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग सुने होंगे। बहुत जगह गांव में सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं लाई गई है जल को संग्रह करने के लिए। इसके लिए बहुत सारे आप देखते होंगे सरकारी संस्थानों में कि छत से जो भी वर्षा का जल आवे उसको पाइप के द्वारा जमीन में बड़े से गड्ढे खोद करके उसको रिस्टोर किया जाता है और उसको कवर किया हुआ रहता है। उसके कई सारे प्रोसेस हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखिए, वाटर इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। इट इज वेरी प्रीशियस नेचर रिसोर्सेज, यानी प्रकृति में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही रिसोर्स माने जल। Yet many of us treat it as if there is an infinite supply. We have just continuously circulated water. If water is constantly being recycled by the water cycle, why do we need to absorb it? यानी एक माने इस तरह से हम लोग इस जल को संग्रह करें, और जो ये जल चक्र है उसको स्टडी करें आगे के लिए। तो हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में, द पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज लिविंग ऑन जस्ट 0.7% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल, हेंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज द वैल्यू ऑफ वाटर। यानी अब इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो है 0.7% इस पृथ्वी पर जो 5 अरब के लगभग जनसंख्या होने जा रही है, उस जनसंख्या के लिए कितना ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम संग्रहित नहीं करें तो हमारा भविष्य, हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग आगे अब देखें कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का हो गया ओशन एंड वाटर मूवमेंट। अब इसमें मुख्य रूप से देखिए, आप अपना नेक्स्ट पेज लिखिएगा, पेज नंबर क्या है, तो G146। तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ओशन सी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए रिवर, यानी समुद्र हो, महासागरें हो, ये हमारी नदियों से साफ अलग है। देयर इज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सी या ओशन। जिस तरह से आपकी नदी में आप देखते होंगे क्या, कि नदी की धारा हमेशा एक तरफ की ओर ही अग्रसर होती है। हाँ, यदा कदा जब तेज हवा चलती है तो आप देखते होंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाई उल्टी धारा चल रही है, जो संभव नहीं है। लेकिन हमारे ओशन में देखिए, वहां पर निरंतर मूवमेंट, पानी का जो मूवमेंट होते रहता है। द वाटर इज नेवर स्टिल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मूवमेंट, यानी पानी समुद्र में, महासागरों में कभी स्थिर नहीं है। वहां 3 तरह के मूवमेंट हमेशा चलते रहते हैं। एक होता है वेव्स, जिसको तरंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है टाइड्स, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। और तीसरा आता है समुद्री करंट, समुद्री धाराएं जिसको कह सकते हैं। तो वेव्स के बारे में हम जानकारी देंगे, टाइड्स, और उसके बाद ओशियन करंट। यहाँ पर सिर्फ हम 2 चीज आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि ओशियन करंट जो है 2 भागों में बटा होता है। एक होता है कोल्ड ओशियन करंट, एक होता है वार्म ओशियन करंट, जिसकी चर्चा हम लोग अब जस्ट करेंगे। तो देखिए, वेव्स यानी तरंग, जब आप ऐसे कभी गए होंगे, नहीं गए होंगे, या टीवी वगैरह पर देखिएगा
फिल्म में देखिएगा कि भाई समुद्र की लहरें जो बारंबार अपने तट की ओर अग्रसर होती है, शोर की ओर अग्रसर होती है। तो आपको तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, यानी इस लहर कहते हैं। जब आप समुद्र के किनारे देखते हैं बड़े बड़े समुद्र से माने लहरें ऊंची ऊंची जल उठती है ऊपर की ओर और आगे की ओर अग्रसर होती है, तो इसे हम तरंग के रूप में जानते हैं। दे कम चार्जिंग इन एंड देन रिट्रीट द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली। अब वहां क्या देखते होंगे कि जल जो उठती है पहले आगे की ओर उठते हुए बढ़ती है और पीछे से डाउन रहती है, फिर पीछे से अग्रसर होते रहती है, यानी निरंतर ये चलती रहती है, जिसे हम लोग वेव्स के रूप में जानते हैं। द साइज ऑफ द वेव डिपेंड ऑन हाउ फास्ट एंड लॉन्ग द विंड ब्लो। यानी ये जो जल तरंग है, इसकी जो आकार है, इसकी जो ऊंचाई है, ये सब हवा के ऊपर डिपेंड होती है। यानी वेव्स जो है वह मुख्य रूप से हवा के ऊपर डिपेंड है, किस तरह की हवा चल रही है, उसकी क्या स्पीड है, उसके ऊपर जल तरंगे समुद्री की लहरें जो है विद्यमान होती है। अगर तेज समुद्री हवा चल रही है तो उस वक्त वेव्स जो है काफी तेज हो जाएगा। अब क्लास 5 में आप पढ़े होंगे, जैसा हमको याद है कि वहां पर आपको बताया गया कि सी ब्रिज पढ़ाए गए होंगे या जेंटल ब्रिज पढ़ाया गया होगा, तो उसको आप बारीकी से वहां पर देखिएगा। अब हम लोग देखें कि भाई सुनामी एक बहुत अच्छा टॉपिक यहां पर होता है, सुनामी का। सुनामी की चर्चा यहां पर आपके बुक में है, तो हम देखें सुनामी आखिर है क्या। ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वाटर वेव्स कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट। सुनामी जो है जल तरंग का एक क्रम है जो आती है, माने तट की ओर आती है। तो यह सुनामी उत्पन्न कैसे होती है, तो सुनामी के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण अर्थक्वेक है या लैंडस्लाइड है, खास करके समुद्री एरिया में। जब अर्थक्वेक आती है तट के नजदीक, शोर के नजदीक अगर कभी भूकंप आती है, उसकी तीव्रता अगर 6 से ज्यादा होती है, तब उस क्षेत्र में सुनामी आने की संभावना होती है। तो ये सुनामी आती कैसे है, तो उसका यहाँ पर बारीकी से आपका ये पिक्चर बताया गया है। तो उसी को हम थोड़ा यहाँ देख ले कि जैसे ही पृथ्वी पर के नीचे दो प्लेटें टकराती है, जैसे हम लोग का क्षेत्र जो है खास करके दो प्लेट पर हम लोग का, एक तो है इंडो टेक्टोनिक प्लेट पर है और उसका टक्कर हमेशा यूरेशियन प्लेट से होते रहता है, जिसके फलस्वरूप हमारे इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे दो प्लेट इधर से ये और ये टकराए, हो सकता है कि यहाँ का क्षेत्र टकराने के फलस्वरूप ऊपर की ओर उठे, या हो सकता है कभी कभी टकराने के फलस्वरूप नीचे की ओर उठे। तो इस क्षेत्र में जो ऊपर जल है, क्या होगा, वह जल तेजी से ऊपर की ओर उठेगा या तेजी से नीचे की ओर उठ जाएगा, और इसके फलस्वरूप जो वेव्स यहाँ उत्पन्न होंगे वो किधर जाएंगे, तट की ओर, माने जो स्थानीय भूभाग है उसके तरफ वो तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यह प्रक्रिया जब ऐसे तो तट की ओर हमेशा वेव्स आते रहते हैं, लेकिन इस सुनामी के फलस्वरूप, भूकंप के फलस्वरूप या लैंडस्लाइड के फलस्वरूप जब यह इसकी गति बढ़ जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सुनामी नाम दिया गया, जो कि हमारे मानव के लिए, खास करके तटीय क्षेत्र में बसने वाले मानव समुदाय के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे हमारा जैसा याद है कि 2004 या 6 में इंडोनेशिया के नजदीक जो भूकंप आया था, जिसके कारण अपना भारत भी उससे प्रभावित हुआ था सुनामी के कारण। श्रीलंका, मालदीव, ये सब सारा तट जो था बंगाल की खाड़ी के, ये सब सुनामी के कारण बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति इनकी डबाडोल हो गई थी, बहुत सारी हानि हुई थी। तो ये हुआ आपका सुनामी, इसको आप बारीकी से स्टडी करेंगे। यहां पर तो ऐसे तो हम आपको बताए हैं कि 6 पॉइंट के अप्रोक्स में 6 मेगाहर्ट्ज का जो भूकंप आता है मैग्नीट्यूड का, लेकिन आपके यहाँ बुक में है कि 9 मैग्नीट्यूड का जब अर्थक्वेक आती है, खास करके जापान क्षेत्र में यह 2011 में आया था, तो वहां बहुत ही भीषण बदलाव आए थे, वहां की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई थी, तटीय क्षेत्र बर्बाद हो गए थे। अब हम लोग देखेंगे टाइड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
टाइड्स जो है कलेक्टिंग सी सेल्स इज ए पॉपुलर पेस्टिसाइड ऑफ मेनी चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। वी ऑल लाइक पिकिंग अप सेल ऑन द बीच। अब हम लोग क्या देखते हैं समुद्री क्षेत्रों में, क्या जो समुद्री जीव है, आपके वैसे समुद्री जीव जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वह समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाती है कभी कभार। वह कब आती है? जब हमारे टाइड्स आते हैं समुद्री क्षेत्र में। जब टाइड्स आती है तो अपने साथ क्या होती है, ऊंची लहर तरंगे उठती है, काफी ऊंची लहर। ये टाइड्स मुख्य रूप से देखिए यह प्राकृतिक घटना है जिसमें रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। देखिए यहां पर सही ढंग से आप पैराग्राफ पेज नंबर 148 पर आप जाइएगा। तो हम लोग टाइड की चर्चा कर रहे थे। तो ये टाइड में देखते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्र में वैसे वैसे जीव आपको प्राप्त होंगे जो कि महासागर सागरों के तराई माने अंदर के क्षेत्रों में पाए जाते थे, जहां जल की मात्रा अधिक थी। तो ये जीव वहां तक पहुंचे कैसे, इसकी आप कल्पना कीजिए, सोचिए। तो सोचने के उपरांत यह देखते होंगे कि हो सकता है यह जीव या तो मछुआरे लेकर के आए होंगे अपने जाल में, या समुद्र की जब लहरें उठी होंगी तो इसका मुख्य कारण यही समुद्र की लहरें हैं, न कि मछुआरे फिशरमैन। जब समुद्री क्षेत्र में जल तरंगे जब काफी ऊंची उठती है, और इसका मुख्य कारण यह चूंकि एक प्राकृतिक घटना है, हम और आप इसमें कोई सहभागिता नहीं निभाते हैं। इसका मुख्य कारण के पहले तो टाइड्स क्या है, तो देखिए द नेचुरल फेनोमेना बाय विच देयर इज ए रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड द टाइड्स। यानी यह एक प्राकृतिक घटना है, और जब समुद्र का जल स्वतः ही ऊपर और नीचे उठता रहता है तो उसे हम टाइड्स के रूप में जानते हैं। और यह दो तरह के होते हैं, जब समुद्र का जल काफी ऊपर उठ जाता है जिसे हम हाई टाइड कहते हैं, और जब यह नीचे गिर जाता है तो इसे लो टाइड के रूप में जानते हैं। और इस दोनों के बीच की स्थिति यानी हाई टाइड, द चेंज फ्रॉम हाई टाइड टू लो टाइड इज कॉल्ड ईव टाइड। यानी उच्च ज्वार और लघु ज्वार के बीच जो परिस्थिति बनती है उसे हम ईव टाइड के रूप में जानते हैं। अब यह टाइड आती कैसे है, यानी ज्वार भाटा आती कैसे है, तो इसका मुख्य कारण आप लोगों को क्लास 6 में बताया गया होगा। सूर्य चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी पर पड़ के जल को यह अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। उसका आप यहां पर देखिएगा, बेसिक ये पिक्चर आपको यहां पर दिखाया गया है ध्यान से। तो इस पिक्चर को बारीकी से देखिएगा किस तरह से हमारे यहां टाइड आती है। हमारे यहां नहीं, इस पृथ्वी पर टाइड आती है समुद्री क्षेत्र। तो द टाइड इज जनरेटेड इज रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ, सन एंड मून। द अर्थ रोटेशन ऑलवेज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग टाइड्स। अब इसमें पृथ्वी की मूवमेंट जो मोशन होती है उसकी भी भूमिका होती है। All planets, including the Earth and Moon, rotate on their own axis while going around the Sun. Throughout the Sun, gravity has some effect. Its gravity on the Moon, which exerts pull on the Earth's surface. This is because the Moon is much closer to Earth than the Sun. यानी ये टाइड्स कब आती है, जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है। तो दूसरा एक और भी रीजन है, तो यहां पर देखिए सेकेंड फिगर में कि यह खास करके दो बार हाई टाइड और लो टाइड, हाई टाइड जो आती है दो बार मुख्य रूप से आती है। एक पूर्णिमा न्यू मून के समय और एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, दो समय आती है। तो एक जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आती है, और एक आता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री के एंगल पर होती है, यानी अमावस्या के समय में। तो ये इस तरीके से हमारी इस पृथ्वी पर टाइड आती है। ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून डे द सन एंड मून इज a straight line, hence their gravitational pull has combined effect. This produce a spring tide. यानी वैसा समय जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में रहती है तो उस वक्त जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग स्प्रिंग टाइड के रूप में जानते हैं।
और जब ये 90 डिग्री के एंगल बना करके यानी अमावस के समय जब टाइड आती है तो उसे हम लोग नीप टाइड के रूप में जानते हैं। लास्ट पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। अब टाइड जो आती है यह हमारे नेविगेशन यानी हमारे इस यात्रा को सुगम बनाती है। आपको सब लोग बताए होंगे या हम भी बोल रहे हैं कि आपके कलकत्ता में जो एक सी पोर्ट है जिसे हम लोग डायमंड हार्बर के रूप में जानते हैं, नाम सुने होंगे। तो ये जो है टाइड पर ही डिपेंड है ये पोर्ट। जब यहाँ हाई टाइड आती है तो बड़े बड़े समुद्री जहाज जो है वह उस पोर्ट पर आकर के लगती है। यानी हमारे जो बिजनेस पर्पज से या किस बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं हार्बर हैं, बंदरगाह हैं जो कि टाइड पर ही डिपेंड है। एक खंबात की खाड़ी जो है गुजरात में जो हमको याद है, और दूसरा ये बंगाल कलकत्ता के नजदीक डायमंड हार्बर, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि ओशियन करेंट। अब ये हम लोग शुरू में बताए थे कि ओशियन करेंट दो तरह के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट। अब ये उत्पन्न कैसे होती है? सो देखिए वार्म ओशियन करेंट आर कॉरिडोर्स ऑफ वार्म वाटर मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। अब ये हम लोग देख रहे हैं क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेटर के क्षेत्र में सूर्य जो है लंबवत पड़ता है सालों भर। तो वह क्षेत्र जो होगा, जैसे अब इस क्षेत्र हमारा वर्ल्ड मैप है, इसके बीचे बीच इक्वेटर गुजर रही है, तो ये जो क्षेत्र होगा जिस पर सूर्य सालों भर लंबवत पड़ता है, तो इस क्षेत्र की जो भी ओशियन वाटर होंगे वह ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो गर्म होकर के किधर की ओर प्रस्थान करेंगे? ठंडी जलधारा की आप जान रहे हो कि कोई भी वस्तु गर्म होती है तो इसका क्या कहते हैं संवहन क्या हो रहा है? ठंडी वस्तु की ओर होगा, यानी गर्म से ठंडा की ओर या ठंड से गर्म की ओर। तो वही थेसिस यहां पर लागू होती है। जैसे ही जल इक्वेटर एरिया का पानी जो है समुद्री जल गर्म होता है तो यह दोनों पोल की ओर अग्रसर होती है। तो इक्वेटर एरिया से पानी जो गर्म है वह पोल की ओर जब अग्रसर जाती है तो उसे कहते हैं वार्म ओशियन करेंट। और जब पोल से ही पानी ठंडे क्षेत्रों से जब वह इक्वेटर की ओर गमन करती है तो उसे कहते हैं कोल्ड ओशियन करेंट। तो उसी के देखिए यहाँ पर वार्म ओशियन करेंट आर कॉरिडोर ऑफ वार्म वाटर मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। द वाटर in this current is not necessarily warm, but it is warm compared to the latitude. The sun heat up water at equator more than it does at the pole. This is become the sun ray are direct at the equator. When the warm ocean current follow to the polar region, they make the climate of the area less chilly. The Gulf Stream is an example of warm current. यानी जो अभी आप जस्ट बात आपको बता दी वही यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो आपको एक एग्जाम्पल यहां दिया गया कि गल्फ वाटर जो है, गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है जो यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करंट, जिसे हम लोग काफी मजबूत गर्म जलधारा के रूप में जानते हैं। तो कोल्ड ओशियन करंट क्या है? यह भी एक कॉरिडोर है कोल्ड वाटर का जो मूविंग होता है पोल से ले इक्वेटर की ओर। यानी जब ये मैप में हम देखेंगे इधर से जल जब पोल की ओर गमन करे और या इस इक्वेटर के भाग से ऊपर पोल की ओर जब गर्म करे तो गमन करे तो ये हो गया वार्म वाटर ओशियन करेंट। और जब पोल से हम लोग आगे की ओर जाते हैं, पोल से इक्वेटर की ओर जब जलधारा आगे की ओर बढ़ती है तो उसे हम लोग कोल्ड ओशियन करेंट के रूप में जानते हैं। तो द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट, अब वैसा क्षेत्र जहां पर ये दोनों जलधाराएं आकर के आपस में मिल जाती है, उस क्षेत्र में क्या फायदा है हम लोग कहीं न कहीं तो मिलती है। तो यह क्षेत्र जो हमारे व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता ही है। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी जहां पर ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा महासागरों में जाकर मिल रही है तो वह क्षेत्र जो होता है हमारे मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
जैसे कि सी अराउंड जापान इज ए वेरी पॉपुलर फिशिंग, जैसे समुद्र का जापान का क्षेत्र आप देखिए, वहां दोनों जलधाराएं आपस में आकर के मिलती है, इधर से ठंडी जलधाराएं जाती है और इधर से गर्म जलधारा आती है। तो वह क्षेत्र जो है मछली उत्पादन के लिए काफी फेमस है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में हम लोग काफी कुछ जानकारी प्राप्त किए, जिसमें वाटर साइकिल में ये सब देख लिए, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिशन देखे। उसके बाद लास्ट में हम लोग ओशन एंड वाटर मूवमेंट में वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट की जानकारी प्राप्त की। और विशेष के लिए आप जब तक इस बुक को स्टडी नहीं करेंगे और इसका जो समरी है उसको आप देख लें बारीकी से, और इससे संबंधित असाइनमेंट आपको नेट पर डाल दिया गया होगा, उसको आप अच्छी तरह से सोल्व करें। बहुत ही उपयोगी है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, मेरे वीडियो को, तो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्द आने जा रहा है, संभवतः 2 या 3 नवंबर से है। तो उसको देखते हुए आप गहन अध्ययन करें। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में आपको चैप्टर 6 लेकर के हाजिर रहेंगे। तब तक आप इसको अच्छे ढंग से देखिए। थैंक यू।